किसी फनकार के अंदर या जी। किसी भी चीज़ जो होती है, जिसे आप फाइन आर्ट कहते हैं। फाइन आर्ट जितना भी है जी, सारे जी। का सारा ये जेनेटिक प्रॉब्लम है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉब्लम है। शुरू से मेरा ये रहा कि मैं इसे समझूं पहले सही है, इसको समझूं, ठीक है। फिर सीखूं, फिर इसको करूं। कि ये सारा कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं, बिल्कुल ये इसमें दुनिया की हर चीज़ जो है वो लय में है। बिल्कुल। आप बात भी कर रहे हैं वो भी लय में है, आपकी जो चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से पड़ी है वो भी लय में है, वो भी सुर में है। तो अब आगे चलते हैं। आपको उस्ताद का लक़ब भी जो है वो फ़राहम कर दिया गया, दे दिया गया आर्ट्स काउंसिल की जानिब से सर का मैं लक़ब। लायक तो नहीं था, ये इनकी मोहब्बत और बड़ापन है। आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं फ़ातिमाज़ फैशनिस्टा। अगर आप इससे आगे पता चलता है कि ये पूरिया दनाशरी है, ये मारवा है और ये भैरव है। नाज़रीन, आज की बुक रिव्यू सीरीज़ में आपको खुशामदीद। और आज की बुक रिव्यू सीरीज़ में हमारे पास जो किताब मौजूद है, गाना जो है ना वो एक नेचुरल अमल है, ठीक है, कुदरती। बनावटी गाना जो गले को बना के गाना जो है वो बिल्कुल गलत है, वो पायदार नहीं है। अगर खुद शायर हैं तो आपको उसके अंदर उसके सांचे में ढालना आ जाएगा, लेकिन खुद कंपोजिशन बनाना नई तर्ज की वो कितना मुश्किल है। देखिए अब लोगों ने मुश्किल सुनना छोड़ा है तो मुश्किल बताने वालों ने मुश्किल बताना छोड़ दिया। पता जब आपको लफ्ज का तलफ्फुज़ का नहीं पता तो आप अगले बंदे के दिल में घर किस तरह से करें, किस तरह करेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक के ख़ास साए करम में होंगे। और इसके साथ साथ मुझे, मेरे गेस्ट को और मेरे पूरे पाकिस्तान को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखे हुए होंगे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं आपको कहा करता हूँ कि और देखा भी करते हैं आप कि मेरी पॉडकास्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियात आया करती हैं, अदबी, पॉलिटिशियंस, वकला और आर्टिस्ट। और आप उन लोगों को जब इधर देखते हैं तो जैसा कि मेरा ये कहना होता है कि मैं सीखता हूँ तो आप लोग भी सीखते हैं। तो आज इसी तरह सरगोदा की बहुत ही मारूफ शख्सियत हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं। जब भी मौसीकी की बात की जाती है तो एक बहुत बड़ा नाम हमारे जहन में आता है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। और मुख्तलिफ़ नाम जब हमारे जहन में आते हैं तो मौसीकी असल में कहा यह जाता है कि ये रूह की ग़ज़ा है। और फिर प्लेबैक सिंगिंग, रॉक म्यूज़िक और उसके फिर कवाली से गज़ल, और ये जब सब कुछ देखा गया तो इसके ऊपर काम करने वालों पर जब स्टडी की गई तो मालूम ये हुआ कि ये लोग दिल से काम करने वाले हैं। इनमें एक जज्बा है जो ये चाहते हैं कि लोगों तक असल हैयत के साथ ये चीज़ पहुंचाई जा सके। हमारे साथ सरगोदा की बहुत ही मारूफ शख्सियत मौजूद हैं। मैं इनको अपनी पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ, जनाब गालिब शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ये आपकी मेहरबानी है और मैं आपका ममनून हूँ। आपका एक लंबा चौड़ा माशाल्लाह से तारुफ है और मैं इसमें करवाना चाहता भी हूँ लेकिन वो करवा नहीं पा रहा क्योंकि माशाल्लाह बहुत है। तो मैं ये चाहूँगा कि आगाज़ आपसे करते हैं। आप सरगोदा यूनिवर्सिटी में होते हैं, इसके साथ साथ आप डॉक्टर भी हैं और आपको मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है और आपके कई शागिर्द हैं जो कि इधर भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी और अब्रॉड भी हैं, तो वो सारा कुछ मैनेज भी कर रहे हैं। लेकिन हम उस जानिब बाद में जाएंगे, मौसीकी के ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस सफ़र का आगाज़ और अब तक उससे लेकर यहाँ तक का सफ़र जो है बताइएगा। सबसे पहली बात तो है कि मैं आप लोगों का बेहद ममनून हूँ और आपके चैनल का भी, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा कि और मुझे दावत दी कि मैं आपके चैनल पे आके कुछ बोल सकूं। सही, आपकी ज़रा नवाजी है। और बात यह है कि कोई भी जो चीज़ होती है किसी फ़नकार के अंदर या किसी भी चीज़ जो होती है, जिसे आप फाइन आर्ट कहते हैं, फाइन आर्ट जितना भी है सारे का सारा ये जेनेटिक प्रॉब्लम है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉब्लम है।
तो शुरू में हमारा, क्योंकि मेरा ताल्लुक सूफी घराने से, ठीक है, कादरी गाने से है, तो हमारे घर में ना नातें पढ़ी जाती थी ना, वो हम सीखते थे। ठीक है। तो जो मेरे वालिद साहब के मुरीदान थे, जो नात, जब कुछ नात पढ़ता तो वो गुफ्तगू करते थे कि ये किस राग में है, ये नात जो किस राग में है। सही। तो हम क्योंकि इल्म नहीं रखते थे, मेरे वालिद साहब रखते थे मौसीकी के बारे में और मुख्तलिफ रागों के बारे में, उन्हें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी और ख़ुद भी वो कंपोजिशन भी करते थे अपना कलाम जो है। तो वो हम देखते रहते थे, यार जी क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, राग क्या होता है, ये कैसे होता है। तो नात बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, उसको छठी क्लास से पोजीशन हासिल करना शुरू की और कॉलेज लेवल तक, रनिंग ट्रॉफी तक गए, फिर काफ़ी सारी पाकिस्तान लेवल तक भी, ऑल पाकिस्तान नात का मुकाबला जो वो भी किया। तो जब वो गुफ्तगू शुरू होती थी, फिर एक अपने आप के अंदर एक कमी महसूस होती थी। ठीक ठीक ठीक, कि ये जो गुफ्तगू हो रही है ये तो हमारे रिलेटेड है और हमें पता नहीं है। सही। फिर जब 10th क्लास में था तो ये एक चीज़ जागी कि सीखना चाहिए। ठीक है। मौसीकी समझना चाहिए, क्योंकि मैं जब मैंने समझा और सीखा तो उसके बाद मैं अपने सारे स्टूडेंट को, प्लस मेरे जो बच्चे हैं उनको ये कहता हूँ कि पहले समझो, फिर सीखो, फिर गाओ। फिर ठीक है। कोई काम भी जो है पहले समझो, सीखो और फिर करो। सही। तो ये शुरू से मेरा ये रहा कि मैं इसे समझूं पहले। सही। पहले इसको समझूं, ठीक है, फिर सीखूं, फिर इसको करूं। तो हमारे एक वालिद साहब के मानने वाले थे, मुरीद थे उनके, उनका ताल्लुक़ था उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, अमानत अली खान साहब के घराने से। तो जब मैंने उनसे ख्वाहिश ज़ाहिर की तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपको वहाँ ना शागिर्द करवा दूँ उनका। अच्छा। तो मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर वो हमें लेके गए फ़तेह अली खान साहब के पास। सही। तो उन्होंने कहा जी आप हमें कुछ ना अपना ऑडिशन दें, सुनाएं। तो गाते पहले ही थे, मैंने आपको बताया कि नात वगैरह पढ़ते थे, आवाज़ अच्छी थी, गाने शाने ये वो कवाली फिर छोटा मोटा दोस्तों हो गया। तो जब गाया तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप आएँ और सीखें मुझसे। फिर बाकायदा वो जिसे गंदा बंद शिकस्त कहते हैं, धागा बांधा जाता है, सारा कुछ था। तो फिर ये सिलसिला चल निकला आहिस्ता आहिस्ता। पहला राग जो सीखा वो गुनकली राग था, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ली कि राग होता क्या है, इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं जिससे एक राग की वजाहत होती है कि ये राग गुनकली है और ये रामकली है और ये फलां कली है। तो उसके लिए उन्होंने फिर बहुत सी चीज़ें बताई कि ये समवादी वादी सुर होते हैं, अनुवादी, देववादी, न्यास का सुर, गिरा का सुर, ये इन सुरों से बचना है, इन सुरों पे जोर देना है। तो फिर ये सिलसिला इस तरह और डेवलप हुआ। सही। कि यार ये तो एक साइंटिफिक इल्म है। वाह वाह वाह। और फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा जब मैं यूनिवर्सिटी में आया। ठीक है। तो मैंने वो आर्टिकल ये लिखा था कि जो ये फ्रीक्वेंसी है, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी 10th में या 9th में। जी जी। तो एक चैप्टर है फ्रीक्वेंसी का। जी जी जी। वॉइस का। जी। कि कितने हर्ट्ज पर साउंड जो उसकी जो शेप है क्या होती है। ठीक है ठीक है। सी। तो फिर मैंने उसके ऊपर स्टडी की बहुत, मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी, इंग्लिश की बहुत सी, अरेबिक बहुत सी, फारसी की बहुत सी, जो पाकिस्तानी उर्दू में लिखी हुई थी। तो फिर मैंने लिखा, वो आर्टिकल लिखा, तकरीबन वो 4-5 सफ़हात पर मुश्तमिल था। उससे मैंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो गायकी है, आवाज़ का जो सिस्टम, फ्रीक्वेंसी का ये जो चैप्टर है ये फिज़िक्स से रिलेटेड है और जो तबला है ये मैथ से रिलेटेड है। ठीक ठीक। वाह। तो फिर से सिलसिला चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता। तो अब तक जो है वो आप अब तक चल रहा है, चला रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं फातिमास फैशनिस्टा। अगर आप भी ब्राइडल ड्रेसेस को और पार्टी फैशन ड्रेसेस को लेकर परेशान हैं कि हम घर बैठे किस तरह से हासिल कर सकते हैं और इनको किस तरह से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, और अगर आपके पास बाहर जाने का भी वक्त नहीं है और अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको ये डर रहता है कि हम बार्गेनिंग किस तरह से करेंगे या मुख्तलिफ मामलात से किस तरह से हम निपट सकते हैं, या हमें कई मामलात में कई मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, और अगर आपको ये भी चाहिए कि हम
किसी ऐसे इंसान से रब्ता करें जो कि हमारी असल प्रॉब्लम को समझे और हमारी ही बताई हुई चीज़ को कस्टमाइज़ करके हम तक आसानी से पहुंचा दे। तो फातिमास फैशनिस्टा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म के ब्राइडल ड्रेसेस हो गए और दूसरे पार्टी फंक्शंस और इसके अलावा किसी और तरीके के भी अगर आप ड्रेसेस इनसे तैयार करवाना चाहते हैं तो ये भरपूर तरीके से आपकी मदद करेंगे, आपको ऑन टाइम वो चीज़ पहुंचाएंगे। और आपको वो इमरजेंसी चाहिए तो तब भी ये आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो आज ही फातिमास फैशनिस्टा को विजिट कीजिए, इनसे रब्ता कीजिए, इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए पॉडकास्ट की जानिब चलते हैं। आपने बात की कि ये सारा कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं, ये इसमें दुनिया की हर चीज़ जो है वो लय में है। आप बात भी कर रहे हैं वो भी लय में है, आपकी जो चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से पड़ी है वो भी लय में है, वो भी सुर में है। तो अब आगे चलते हैं। आपको उस्ताद का लक़ब भी जो है वो फराहम कर दिया गया, दे दिया गया आर्ट्स काउंसिल की जानिब से। सर का मैं लायक तो नहीं था, इनकी मोहब्बत और बड़ापन है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैफियत बताइए, क्योंकि ये एक अरसा गुजरे इंसान तो फिर उसको जाके के मिलती है। ये मुझे तकरीबन 20 साल के बाद मिला। अच्छा, यहाँ गा के 20 साल के बाद ये टाइटल दिया गया उस्ताद का। ठीक। तो काफ़ी सारे शागिर्द आए, उन्होंने परफॉर्म किया, उनको देख के फिर आर्ट काउंसिल ने कहा कि ये एक उस्ताद और गायकी सुन के, क्योंकि आपको पता है क्लासिकल जो है वो आम आदमी नहीं गाता, ऐसे ही वो उस्ताद ही गाते हैं। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि रेडियो पाकिस्तान और मुफ्ती आर्ट काउंसिल जो है वहाँ पे गाया है। और आज रिसेंटली मैं ब्लैक होल पे प्रोग्राम करके आया हूँ, आज आया हूँ, वापस आया हूँ। तो वो मेरे लेक्चर का सिलसिला चल रहा है। ठीक है। हर मंथ मेरा लेक्चर होता है मौसीकी के ऊपर। ठीक। तो ये मेरा ख्याल है मेरा 4th था ये लेक्चर। सर देखने वाले तजस्सुस का शिकार होंगे कि मौसीकी का लेक्चर क्या है। मैं अगर आम इंसान बनकर जिसको कुछ भी नहीं पता है इस चीज़ का, वो अट्रैक्ट होता है, देखता है कि अच्छा इसका भी लेक्चर्स होते हैं, मैं पूछूं, मैं देखूं क्या उसमें जाके गाने सिखाए जाते हैं या उसके पीछे की जो भी चीज़ें एस्पेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो बताए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि ये क्या चीज़ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने और जवाब भी इसका प्रॉपर ही होगा। यकीनन लोगों की तवज्जो मेरे उस प्रोग्राम के ऊपर लोगों की काफ़ी सारी तवज्जो, यानी मैं कल रात को किया, एक रात में 1.5 व्यूवर हो गया एक रात के अंदर, माशाअल्लाह। तो मैं ये कहता हूँ कि विदाउट थ्योरी जी कोई भी प्रैक्टिकल अधूरा होता है। ठीक है। साइंटिफिक अंदर अगर आप देखें तो साइंस में अगर मुशाहिदा नहीं है तो थ्योरी बेकार है। अगर थ्योरी है और उसको लैब में पूरा नहीं उतरती तो वो बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। तो म्यूजिक मैंने इसलिए साइंस कहा है कि इसके साथ अगर थ्योरी ना हो तो फिर आपका प्रैक्टिकल सारे का सारा गलत होता है। ठीक है। अगर दोनों को मिला लिया जाए तो पूरी एक थ्योरी मौजूद है म्यूजिक की। ठीक है। इसकी वोकल कार्ड की प्रैक्टिस क्या है, कितनी हर्ट्ज पे जाके कौन सा नोट जो लगता है, और सुरों की डेप्थ कितनी होती है और सुर कितनी डेप्थ से लगाए जाते हैं। अब मैं एक मिसाल जी, क्वेश्चन पैदा होता है कि राग मारवा, राग भैरवी और राग पुरिया दनाशरी या पूर्वी, इसका रिखब जो है सारों में रिखब लगता है कोमल रिखब। ठीक है। लेकिन उसको लगाने का अंदाज, उसकी डेप्थ जो है वो डिफरेंट है। सही। वहीं से आके पता चलता है कि ये पुरिया दनाशरी है, ये मारवा है और ये भैरव है। तो उसकी जो लेवल है, हम इसे कहते हैं, मैं इसे कहता हूँ कि सुरों को लेवलिंग करना। ठीक ठीक। अब सुरों को 3 लेवल है, 1, 2 और 3। सही। और उनमें से देखें पहला लेवल जो है वो ये है कि ये कोई लेवल नहीं है। सही। अमूमन लोग जो गाते हैं लेवल ये है ये पहला लेवल है। ठीक है। सेंटर का लेवल जो है वो नाक और गले को मिला के इसकी आवाज़ होती है। एक लेवल है, ये सेंटर का लेवल। ठीक। एक लेवल है हाईएस्ट जो नेजल साउंड जिसमें। ठीक। ये नेजल साउंड है। ये नेजल आपका जो थ्रोट है इसका, यानी छाती का लेवल एक, और एक सेंटर का मिड का, नाक और गले का, 3 लेवल है।
इसके अलावा और कोई लेवल नहीं। सही। इसके अलावा जो गजाते हैं ऐसे करके हाँ, ये डरा देने वाला अंदाज है, ठीक है। ये कोई लेवलिंग नहीं है, ना कुछ हो रहा है। तो मैं ये लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप सीखेंगे तो आपको पता होगा कि सुर के लेवल कितने और कितने खूबसूरत हैं। सही। सर इसमें एक टर्म यूज़ होती है रगी में जाके गाना, और रगी में जी, जी। तो वो कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ नहीं ठीक है, आप बाकायदा जो आपकी आवाज़ जिसमें आप बात कर रहे हैं उसी में रहते हुए बात करें ना, वो एक बिल्कुल ही बनावटी चीज़ हो जाती है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल। तो वो उसको आप ब्रीफ कीजिए कि वो एक्चुअल में रगी क्या है और उसको क्यों मना किया जाता है। देखिए, रगी का गाना जो है वो एक ऐसा गाना है जो बिल्कुल ही मध्यम हो जाता है। ठीक है। बहुत से गुलकार ऐसे हैं जो रगी का गाना जब गाते हैं जी जी। तो उनकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल आप पास बैठ के भी सुनेंगे तो नहीं सुनाई देगा। जो नेचुरल आवाज़ है या उसको अगर आप प्रैक्टिस करके खूबसूरत बना सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। सही। इसे आप खूबसूरत खुद नहीं कर सकते, पॉलिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं उसको, वो ज़रूरी है। उसके लिए तकरीबन जो है आई थिंक 35 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो इनिशियल है, ठीक है, जो वोकल कार्ड को ट्रेन करती हैं कि कहाँ से सुर पकड़ना और कैसे पकड़ना है। उसमें से कुछ बता सकते हैं अभी? हाँ, मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तौर पे। ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा हारमोनियम आएगा तो फिर देखते हैं। चलें, ठीक है। उससे पहले बात थोड़ी सी कंप्लीट होती है, फिर वो कर बिल्कुल देते ठीक हैं। है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। जी जी प्लीज़। आई एम वेरी सॉरी जी प्लीज़। कि वजाहत करनी ज़रूरी है वरना वो दरमियान जी में ऐसे ही। गाना जो है ना वो एक नेचुरल अमल है, ठीक है। कुदरती। बनावटी गाना या गले को बना के गाना जो है वो बिल्कुल गलत है, वो पायदार नहीं होता। ठीक है। देखिए मेहदी हसन खान साहब थे, जी जी। उनकी नेचुरल गला था, जी जी जी। उनका बेस में इतना अच्छा खूबसूरत तैयारी थी उनकी कि उसमें बेस था नेचुरल, बनावटी आवाज़ नहीं थी। अब लोग मेहदी हसन बनने की कोशिश करते हैं तो अपनी आवाज़ बिगाड़ लेते हैं, वो ऐसे हॉलो सी उसमें से रहता है गला उनका, लेकिन वो जो खूबसूरती मेहदी हसन खान साहब की वो नज़र नहीं आती। सही। तो मैं ये स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि कभी भी बनावटी आवाज़ ना बनाए, किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें। ठीक है। जो अल्लाह ने आपको दिया है उसको पॉलिश करके उसको अच्छे तरीके से खूबसूरत बना के आपका काम बनेगा। ठीक सर, इसमें प्रोग्रामिंग का भी मैंने सुना है कि इसके ऊपर भी बाकायदा जो है वो डिग्री हासिल की जाती है। प्रोग्रामिंग आपने भी बात की थी, बैलेंसिंग की, और कुछ राग्स के नाम भी लिए। वो मुझे समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का इल्म है और मैं भी करता रहा हूँ। रोही अमरोही ये चीज़ें मुझे भी मेरे पास से भी गुजरी हुई हैं। अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल से भी मेरा जो है वो ताल्लुक़ है। तो इस हवाले से बताइएगा, क्या इसमें बाकायदा ये फ़ील्ड के तौर पे इसको जो है वो शाया किया जा रहा है, या फिर कोई इसके ऊपर अभी इनिशियल लेवल पे काम हो रहा है? अभी काफ़ी फ़र्क हो चुका है। अच्छा, काफ़ी हाई लेवल पे काम हो चुका है। लेकिन हम है ना, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं शॉर्टकट मिल जाए ना। अच्छा, शॉर्टकट क्या दिया ना? जी जी जी। तो हम चाहते हैं कि गाना तो सीख लें, ठीक है, थ्योरी ना देखनी पड़े। पर जब आप थ्योरी नहीं देखते तो फिर ये होता है कि आप कहते हैं जी मैं एमन गा रहा हूँ, तो आप शुद्ध कल्याण गा रहे होते हैं। सही सही सही। फिर आप कहते हैं जी कि मैं कामूद गा रहा हूँ, तो आप वो उसमें क्या कहते हैं उसको, किदार गा रहे होते हैं। जब आप किदार गा रहे होते हैं तो हमीद गा रहे होते हैं, तो कहते हैं मैं किदार गा रहा हूँ। पता ही जब थ्योरी नहीं होती ना, ठीक, जब थ्योरी होती है तो आपको पता होता है कि मैंने इस रास्ते से गुजरना है, इसको छोड़ देना है, इधर जाना है, फलां नंबर कोठी है, फलां नंबर गली है, तब मैं अपने मुकाम पे पहुंचूंगा। सही। तो जब वो डिफाइन हो जाता है तो फिर आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है। तो जब आपको पता ही नहीं कि मकान नंबर कौन सा है, गली नंबर कौन सी है और शहर कौन सा है और मैंने किस ब्लॉक में जाना है, तो फिर तो यही होगा, कभी आप इधर कभी आप तो कभी उधर। सुर लय भी जो है वो आगे भी छू जाएंगे। देखिए, सुर एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि दुनिया की हर कौम के अंदर पाया जाता है। ठीक है। मैं बिफोर 4 डेज बच्चों को ये बता रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर। जी जी। मैंने कहा कि और इल्म हो या ना हो किसी कबीले में, आप अफ्रीका में चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, लेकिन उनके पास मौसीकी का इल्म ज़रूर होगा। वाह।
और कोई इल्म है या नहीं है उनके पास, लेकिन उन्हें ये पता है कि हमने गा के अपने देवता को या अपने ईश्वर को या अपने रब को राज़ी करना है या उसकी इबादत करनी है। दुनिया के हर कोने में मौसीकी मौजूद है और रिदम भी मौजूद है। सही। वो पहले जो कबीले अफ्रीका के वो पाँव से रिदम बनाते थे, फिर ऐसा ऐसा तालीस बजाना शुरू किया उन्होंने, इंसान ने। सही। फिर ऐसा ऐसा सोचता कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे लकड़ी, उसके ऊपर 2 लकड़ियों से बजाना शुरू किया, बजाया जाए। ठीक है। फिर ऐसा ऐसा ख्याल आया कि हॉलो चीज़ कोई लें, उसके साइडों से बजाएं। पहले पूरे नहीं लगाए गए, खाली उनको बजाया गया, उसमें साउंड पैदा हुआ। फिर सोचा कि इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी लगाई जाए जिससे ये कवर हो जाए और हाथ से आसानी से इसके ऊपर चल सके। सही। तो इंसान ने मौसीकी में जितनी तरक्की की है, मैं इस चीज़ का शायद हूँ, प्रैक्टिस से गुजरा हूँ कि म्यूज़िक थेरेपी जो है जी, ये चल रही है, मैंने खुद की है। ठीक। मैंने लोगों को कहा है कि ये चीज़ सुने, और उन्होंने सुनी और उन्होंने कहा जी जब तक हम ये म्यूज़िक जो आपने बताया, ये क्लासिकल उस्ताद अमीर खान साहब का राग सुनते रहे हैं, तब तक ऑल प्रॉब्लम जो हमारे टेंशन थी, जो हमारे घर की, बाहर की, दफ्तर की, हम भूल गए। वाह। वो 1 घंटा, आधा घंटा हमारे दिन में कोई चीज़ नहीं थी। हम ऐसे था जैसे कि किसी तेज़ बहाव में बह रहे हैं। बहुत असर है इसमें। ये डायरेक्ट जाके जो है ना आपके एहसासात को भी झंझोड़ती है, आपके दिल को झंझोड़ती है। नाज़रीन, आज की बुक रिव्यू सीरीज़ में आपको खुशामदीद। और आज की बुक रिव्यू सीरीज़ में हमारे पास जो किताब मौजूद है बड़ी ही अहमियत की हामिल है और बड़े ही मज़ेदार किताब है। नाज़रीन कराम, इश्क करना, इश्क की कैफियत को महसूस करना बहुत ही मुश्किल और कठिन मरहला है, और किसी वजूद से या किसी शय से इश्क करना और उसकी हैयत को, उसके जज्बात को, उसके एहसासात को महसूस करना, ये एक अलग कैफियत है, ये एक अलग जज्बा है। और जब इंसान को यही इश्क, यही प्यार, यही जज्बा किसी पहाड़ों के साथ, कोहसारों के साथ हो जाए, और सोने पे सुहागा ये कि उसको अपने कलम के ज़रिए सफ़े करतास पर उतार दे, किसी पेज पर लिख डाले और लोगों तक पहुंचा दे, तो क्या ही बात है। आज ऐसी ही किताब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मॉडर्न मेरे पास इस वक्त मौजूद है। ये किताब लिखने वाली हैं एडवोकेट मरियम चौधरी। हमारे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ये किताब लिखी है, झील के पानियों पर लिखा हुआ सफ़रनामा। ये एक्चुअल में एक सफ़रनामा है, और इसको लिखने वाली जो हैं, इन्होंने अपने कलम के ज़रिए अपना वो सफ़र जो इन्होंने मॉडर्न झील का तय किया, और वो वहाँ तक जाने का जो सफ़र था, और वो सारी रोदात जो है वो इसके अंदर कलमबंद की है। इस किताब की एक खुसूसियत, एक ख़ास बात ये है कि इस किताब में एक लड़की जो कि अपना सफ़र अपने शरीके हयात के साथ करती हैं, और वो सारी मुश्किलात जो पेश आती हैं, वो सारे मंज़र, बेसिकली सफ़रनामा मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, ऑब्वियसली आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा। उसकी एक ख़ास वजह ये होती है कि लिखने वाले ने आपको अपना हम साथी बनाया होता है, हम सफ़र बनाया होता है, वो उस सूरत में कि वो मंजरकशी इस तरह से पेश की जाती है कि हमें यूं ही लग रहा होता है कि हम सारा का सारा जो है वो मंजर अपनी आँखों से देख रहे हैं, मगर एक्चुअल में हम उसको पढ़ रहे होते हैं अपनी आँखों के ज़रिए से। तो इस किताब के लिए मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और इस किताब में मेरी खुशबख्ती के इन्होंने मेरी जो राय है, मेरा जो तबसरा है, वो भी इसमें शामिल किया है। इश्क व सुकून का जज्बा, हुज़ैफ़ा अशरफ, ये इसके अंदर शामिल है पेज नंबर 19 के अंदर। और मैं कोई भी किताब पढूं तो उससे पहले इंतसाब ज़रूर पढ़ा करता हूँ। इंतसाब बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने लिखा है कि पानियों की अप्सरा मॉडर्न, और मेरी ज़िंदगी के उन्वान, मेरे हम सफ़र, मेरे शरीके हयात, अज़हर महमूद के नाम। ये इन्होंने किताब, ये सफ़रनामा बेशक कामयाब सफ़रनामा है, ये अपने शरीके हयात की नज़र किया है, और जिस जगह पर ये गई हैं उसकी नज़र किया है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। और सबसे मेन बात मैं आपको ये बताता चलूं कि इस किताब को पब्लिश करने वाली जो पब्लिकेशन है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है अदब की दुनिया में। यासिर पब्लिकेशन
इनके पब्लिकेशन के थ्रू जितनी भी किताबें छपी हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त छपी हैं। तो यासिर पब्लिकेशन ने ये किताब छापी है, बड़ी खूबसूरत तरीके से छापी है। मैं ना सिर्फ किताब के अंदर का जिक्र कर रहा हूँ, मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दे रहा ताकि आप लोग जो है इसको पढ़ने से पहले आपको चीज़ पता चल जाए। मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इस किताब के हवाले से बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको जब लें और पढ़ें तो आपका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाए। और इसके अंदर कुछ तस्वीर भी ऐड की गई हैं, उससे भी आप जो है महसूस हो सकते हैं। और इसके साथ साथ कहीं कहीं पर आपको नज़में भी देखने को मिलेंगी जो मंजर कशी को और भी खूबसूरत बनाती हैं। और मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं एडवोकेट मरियम चौधरी साहिबा का कि इन्होंने ये किताब भिजवाई। और मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सफ़रनामे पढ़ने के शौकीन हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। चलिए पॉडकास्ट की जानिब चलते हैं। अगर इसमें कंपोजिशन की बात अगर करें तो कंपोजिशन खुद बनाना और किसी की बनाई हुई कंपोजिशन पर गाना तो वो कितना मुश्किल है। किसी की बनाई हुई तो आसानी से गाई जा सकती है, लाइक अगर किसी ने बना दी, हमें तो पता है ना कि इसके ये उतार चढ़ाव है, ये है वो है, दूसरे मामलात भी हैं उसमें। आपको हारमोनियम के ऊपर भी बजाना आ जाएगा, आप अगर खुद शायर हैं तो आपको उसके अंदर उसके सांचे में ढालना आ जाएगा। लेकिन खुद कंपोजिशन बनाना नई तर्ज की, वो कितना मुश्किल है। देखिए, अगर तो आप कहते हैं कि मैं खुद कंपोजिशन बनाऊं और वो क्रिएशन हो, अलग हो, बिल्कुल क्रिएशन हो, उसमें कोई दूसरी मिलावट ना आए, यस, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाके आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकेंगे। सही है, ठीक है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि एक आदमी कहता है कि मैंने कंपोजिशन किया, जब मैं उसे सुनाता हूँ कि ये इंडिया का रफ़ी साहब का गाना है, हाँ, मिल जाती, तो उससे मिल रहा है, तो फिर उसका मतलब है कि उसका इल्म जो है मौसीकी के बारे में महदूद है। सही। सुरों का इस्तेमाल हर आदमी अपने अंदाज से करता है। ठीक है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा शायर भी हूँ पंजाबी का। माशाअल्लाह। तो जो कंपोजिशन है वो यहाँ से आती है। ठीक है। आप नकल मार के नहीं बना सकते, हारमोनियम बजा के नहीं बना सकते। वो एक इल्हामी कैफियत है। सही। वाह वाह वाह। कि आप कुछ एक कह लें कि एक मंजर कशी करते हैं। मैं सुरों को रंग देता हूँ। वाह। मैं सारे गामा नहीं समझता। ठीक है। मैं कहता हूँ सा का रंग जो सबज है। सही सही। और रे का रंग जो है वो येलो है। सही। और पा का ऑरेंज है। तो मैं रंगों से देखता हूँ। फिर सुरों में वो तासुर आता है रंगों का। 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, हर सुर में है रंग जलता तेरे नाम। क्या बात है। तो सुर जो है ये रंगों का काम, ये रंगों का खेल है कि आप जब अपने जहन में कोई इमेज बनाते हैं तो फिर क्रिएशन होती है ब्रश और रंग से। इसी तरीके से सुरों के रंग जब आप उठाते हैं। और दूसरा नंबर जी, लोग कहते हैं जी कि कंपोजिशन जो होती है वो सुरों की सिलेक्शन होती है। मैं कहता हूँ नहीं, कंपोजिशन सुरों में गैप जो होते हैं ना, सुर छोड़े जाते हैं दरमियान, जी जी, उसका नाम कंपोजिशन। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जो सुर आप छोड़ देते हैं और जो ले लेते हैं, जो छोड़े हैं वक्फे जो सुरों के हैं वो कंपोजिशन बनाते हैं, ना कि सुर दबाने से कंपोजिशन बनती है। सही। देखिए ना जी, छोटी सी चीज़ है। अगर एक आप कंपोजिशन कर रहे हैं तो उसमें जो वक्फा दिया आपने उसने सुर की खूबसूरती को बनाया है। सुर अगर सारे इकट्ठे लगाते हैं तो ये कोई कंपोजिशन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो वक्फे हैं दरमियान में वो खूबसूरत कंपोजिशन बनाते हैं। बड़ी अजीब लेकिन मज़े की बात है। जो चीज़ हम बजा रहे हैं, जो चीज़ हम इस चूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो तो है ही, लेकिन जिसको हम छोड़ रहे हैं वो उसका भी असल मज़ा है। असल मज़ा वो है। क्या बात। तो मेरा एक व्यू है। मैं अपने स्टूडेंट को भी, जो मेरे पास यूनिवर्सिटी में मैं दूसरी, मैंने कहा कभी आपने एक पेज लिया है उसके ऊपर लिखा हुआ स्याही से पढ़ा है, कभी वो भी पढ़ा है जो स्याही के पीछे सफ़ेद है? वाह। मैंने कहा मैं वो भी पढ़ता हूँ। वाह वाह वाह। जब आप गौर करेंगे, ब्लैक कुछ आगे करेंगे और वाइट का भी, उसके वाइट के भी कुछ ना कुछ बना लिखा हुआ आपको नजर आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ये है क्रिएटर आदमी का काम। सिर्फ जो क्रिएटर नहीं होता ना वो सिर्फ सामने देखता है। ठीक है।
जो क्रिएटर होता है वो सामने भी देखता है, उसके पीछे भी देखता है, बिहाइंड द वॉल क्या है वो भी देखता है, और फ्रंट पे क्या है वो भी देखता है। अब मेरे सुनिए जी, कि मैं पहले एक लाइन सीधी पढ़ता हूँ, फिर उसको उल्टा पढ़ता हूँ। अच्छा, आपने कभी किया? नहीं। एक लाइन सीधी पढ़ने से मतलब आपके जहन में आता है, फिर उस लाइन को उल्टा पढ़ेंगे तो एक और चीज आपके जहन में आएगी। ठीक। वो आपको क्रिएशन की तरफ लेके जाएगी, वो आपके अंदर थिंकिंग पावर पैदा करेगी, सही। आपको सोचने पर मजबूर करेगी। जब आप सोचेंगे तो यकीनन क्रिएशन होगी। ठीक है। तो जब लिखा हुआ ऊपर से निकलते जा रहे हैं, लाखों किताबें लिखी, लाखों पढ़ते, कौन से क्रिएटर बन गया मुझे बताएं। इसमें आप जब रिवर्स पढ़ते हैं उसको, बिल्कुल, जहाँ वो जो उसके हिडन है, जी हाँ, जो लिखा है किसी ने, जो वाइट जो पीछे चीज है उसको नहीं स्टडी कर रहे, उसके ऊपर क्या नक्शा बन रहा है, ये लफ्ज लिखा गया है अलफ बे पे ते ते, जो उसमें वाइट है वो क्या शेप बना रहा है, वो किस चीज की शेप बन रही है। सही। तो तब आप क्रिएटर बनेंगे। इसमें बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है पीछे। बिल्कुल ठीक। नहीं, ये इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि बताने वाला कोई नहीं है। बताने वाला कोई नहीं है, ऐसी चीज़ें कौन बताता है। और मैं अभी पिछले पॉडकास्ट में भी जिक्र कर रहा था कि लोगों ने मुश्किल सुनना छोड़ा है, तो मुश्किल बताने वालों ने मुश्किल बताना छोड़ दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कुछ सुनाइए, ताकि हम इसके बाद भी कुछ जो है वो मगनि गनि गपनि गपदनि सानि दानि धपद पद साग मगनि मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे आपको बड़े बुला पिया नहीं आए आए सब पिया नहीं आए घबराए पिया नहीं आए पिया नहीं धूमधाम से गाते हैं। और जो ओरिजिनल है वो क्या है, जो लेवलिंग की बात हो रही थी वो थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा। जी प्लीज। पिया नहीं आए छोटा सा टुकड़ा है, आए घबराए पिया नहीं एक जगह आएगा, एक आ रहा है पिया नहीं आए करके पिया नहीं आए करके
यारा घबराए पिया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नफासत नहीं है, बिल्कुल ऐसे सॉफ्टनेस में। तो आप गाएं इसको, ये वो अंदाज ही नहीं है कि सॉफ्टनेस, बिल्कुल। अब मैं वो विजुअल बताना चाह रहा हूँ, देखिए। पिया नहीं आए आए करके, पिया नहीं आए आए करके, पिया घबराए पिया नहीं आए, गबला नी 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 सा नी गा पा 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 गा मा गा पा दा पा दा पा गा मा गा सा सा गा पा दा नी सा नी दा पा गा ने आए आए करके मोरा जिया घबराए पिया नहीं आए देखिए, हर राग की तान उसके चलन के मुताबिक होती है। सही। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये सरल ताने जाते हैं। ठीक है। राग वक्र है, तान सीधी जा रहे हैं। सही है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो देखिए, ये जिस तरह इसका चलन है उसी तरीके से तान जाए। अब अंतरा लेते हैं। तो तेरी तोरी जन्म जन्म की हूँ, तो तेरी तोरी जन्म जन्म की विनती करत हूँ मैं अपने बलम की, विनती करत हूँ मैं अपने बलम की। जब आप विनती कह रहे हो तो विनती करें ना। वाह 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 वाह। विनती पिया आए आए क्या कहते हैं? तो तेरी तोरी जन्म जन्म की विनती करत हूँ मैं अपने बलम की, प्रेम राग मन आए पिया नहीं आए आए पिया नहीं आए आए दो सुर का तान, दो सुर की तान है, फिर तीन सुर की, फिर चार की सुनाऊंगा। ठीक है। तीसरा अब देखिएगा मुख्तलिफ एंगल्स है ना तान के। कभी तान ऐसे जाती है, कभी तान ऐसे जाके ऐसे जाती है, कभी तान ऐसे 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 जाती है। ठीक है, तो देखिएगा पहले 2 सुर की, 3 सुर की आ गया, अब 4 सुर की। गबदानी चनेदा पिया पिया ना
आए आए पिया नहीं आए, पिया नहीं आए, पिया नहीं आए आए ना। क्या कहने सर, वाह वाह वाह, क्या वाह, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाऊँ। वाह, आपकी जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, ये एक सहर अंगेज़ कैफियत है, ये दिल में उतर जाने वाली कैफियत है। और जो बोल हैं, हाँ चूँकि मैं भी इस चीज़ से ताल्लुक़ रखता हूँ, आई नो तो वो जब क्या कहते हैं, जब आपको जुमले का नहीं पता, जब आपको लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ का नहीं पता, तो आप अगले बंदे के दिल में घर किस तरह से करेंगे? किस तरह करेंगे उसको, आप उसमें डलेंगे नहीं जब हाँ जब आप उसका मतलब नहीं जानते होंगे कि इसका मतलब क्या है, तो उसे आप अदा कैसे करेंगे। सर क्या बात है सर, लव यू सर। मैं मतलब मुझे क्या करना है आगे, इसका एक इतना ज़बरदस्त जो है ना वो दिमाग पे असर हुआ है। चलें हम थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद और भी इंशाल्लाह कुछ सुनेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फोक म्यूज़िक आया, तेज़ म्यूज़िक आया, फिर रैप्स आ गए, उसने गज़ल गायकी के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाला, और गज़ल गायकी जो है ना वो हर किसी के बस की बात रही नहीं है। शायद उसकी वजह ये है कि उसकी जानिब कोई आ नहीं रहा है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छी बात की है, और ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है जी, कि गज़ल जो है जैसे उसका मुकाम उर्दू में है, इसी तरह उसका मुकाम मौसीकी में भी है। ठीक है। गज़ल अगर मर गई तो समझिए उर्दू ज़ुबान मर गई। मर गई, बिल्कुल। और अगर उर्दू ज़ुबान मर गई और गज़ल मर गई तो समझिए मौसीकी मर गई। हल्की फुल्की मौसीकी गज़ल की जो है वो ख़त्म हो। जब वो ख़त्म होगी तो आपके अंदर से अदब जाता रहेगा। जब अदब जाता रहेगा तो फिर इंसान इंसान नहीं रहेगा। बड़ी बात, ठीक है। तो मेरे अर्ज़ करने का सारा मकसद ये था, मैं अब आपके पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ जी जी, कि एक प्री प्लान तरीके से मौसीकी को तबाह किया जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। इसके पीछे कौन है? हाँ, इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ये नहीं चाहती कि इंसान के अंदर एक इंसान का माइंड जो पीसफुल रहे। ओह, वो हिजान चाहते हैं, लोगों के जहन में हिजान पैदा करना चाहते हैं। इनके जहनों में इतना हिजान पैदा करें कि ये आपस में एक दूसरे बात बात पे झगड़े। सही है। एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कह सकें, मैं उसको क्या नाम दूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं उनको क्या कहूँ, इंसान कहूँ या क्या कहूँ उनको। एक ऐसे पूरे का पूरा ग्रुप है एक ऐसा कि जो ये चाहता है कि इंसान इंसान ना रहे, हैवान बन जाए। ठीक है। तो इंसान और हैवान में सिर्फ 3 चीज़ों से पता चलता है। सही है। दूसरा कवायद-ओ-ज़वाबित से, सही है। तीसरा फाइन आर्ट से। हाँ, हम जहाँ बैठे हुए हैं ये सारा फाइन आर्ट है, ऐसे ही है। और रोज बरोज इसमें तरक्की होती चली जा रही है। देखे ना, पीछे कैलीग्राफी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हो, बड़ा वैसे भी लिखा जाता, लेकिन देखिए कैसा खूबसूरत लिखा हो। ठीक है। इसी तरीके से इंसान की जो कटिंग जो सारी है, बालों की तराश है, दाढ़ी की है, लिबास की है, ये सारा फाइन आर्ट है। अगर इसको निकाल दें आप तो बाकी क्या बचता है? कुछ भी नहीं, बेढंगा। अगर कवानीन निकाल दें जो इंसान के लिए अल्लाह ने बनाए हैं और रसूलों ने दिए हैं, तो क्या इंसान इंसान रह जाएगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। जस्ट लाइक एनिमल। तो ये जितना भी माफिया है सारे का सारा, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं बड़ी खुले तरीके से बात करता हूँ, और मैं ब्लैक होल के भी तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा भी करके आया हूँ। सही कि इंसान को इंसानियत से निकाल के हैवानियत की तरफ ले जाने का एक कोशिश की जा रही है। ये बड़ा ही आप कह लें कि ख़तरनाक काम हो रहा है कि जब इंसान, ये जो बाद दफ़ा मेरे ख्याल में जब मैं ज़ॉम्बी मूवी देखता हूँ ना, तो मेरे ख्याल में यही चीज़ आती है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, कि यही बन जाएंगे।
हाँ। यही मंजर आएगा आपके ज़हन में। अब इंसान नहीं रहेगा तो ये ज़ोंबी हो जाएगा, बन जाएगा कोई वाला। तो मोहतरम, गज़ल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसान के खूबसूरत जो आइडियाज़ हैं और तशबीहात और इशारा और किनाया से कही गई बातें जो हम आम हालत में नहीं कह सकते, वो इंसानों तक उन्होंने, आप कह लें कि उन तक पहुँचाई है। ठीक है ना जी। एक गज़ल है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। तो ये उसने क्या कहा है? उसने आपको एक थिंकिंग पॉइंट दिया है जी। आप सोचें ये क्या है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं ख्याल तो किसी और का हूँ, मुझे सोच कोई और रहा है। ये दावत फ़िक्र है। अब देखें हमारे बड़े ही पॉपुलर शायर हैं अहमद नदीम कासमी साहब जी। वो फरमाते हैं कि सांस लेना भी सज़ा लगता है, अब तो मरना भी रवा लगता है। तो ये हमारे मुआशरे का अलमी है जो वो बता रहे हैं कि अब आलम ये हो चुका है इंसान का कि अब कहते हैं ना खुदकुशी हराम है, तो वो कहते हैं कि अब तो ये भी कुछ जायज़ भी लगने लग पड़ी है, अब तो मरना भी रवा लगता है। तो उसलूब और कायदे जो है ना जी, जो शायरों ने जो गज़ल में जो दिया है हम लोगों को माशरती तौर पर, वो बड़ा खूबसूरत है। उन्होंने हमारे जिस जगह जो हमारे मुआशरे की इवल्स हैं उनको प्रोमिनेंट किया है कि ये चीज़ें छोड़ दो, सही, ये इंसानियत को तबाह कर दें। अब मैं म्यूज़िक है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ जी। मैंने म्यूज़िक बचपन से अडॉप्ट किया, मैं मुख्तलिफ सोसाइटी से बच गया। ठीक है, यानी बैड सोसाइटी से बच गया। सही। मैं जितना वक्त होता था कॉलेज में पढ़ाई करके आता था, फिर आके म्यूज़िक प्रैक्टिस करता था, फिर सुबह का जो लेसन होते थे उनकी तैयारी करते थे, फिर सो जाते थे, फिर सुबह उठ के कॉलेज या स्कूल चले जाते थे। यानी उस जो एक ऐसा एक हिस्सा हमारे मुआशरे का है जहाँ सिगरेट पिए जाते हैं, चोरियाँ की जाती हैं, उस सोसाइटी से बच गया। बड़ी बात। तो मेरे लिए तो म्यूज़िक एक अच्छी चीज़ है। सही, मेरे लिए ये बुरी साबित नहीं है। सही। और इसके साथ यह कि मुझे तकरीबन 35 साल से ऊपर हो गया करते हुए, मैं सिगरेट तक नहीं पीता। पान तो दूर की बात है, हाँ अलबत्ता चाय का कप जरूर पीता। सही, वो तो एक ज़रूरी चीज़ भी बन चुकी। तो मुझे ये पता चला कि अगर इंसान पॉजिटिव ले तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी बुराइयों से बच सकता है अगर इसे पॉजिटिव ले। मैं मिसाल देता हूँ, नाइफ है, सर्जन के पास हो तो आपके लिए बायसे शिफा है, अगर एक कातिल के पास हो तो एक जान ले लेता है। बिल्कुल ठीक, वही नाइफ है। चलें, एक पॉइजन है, स्नेक पॉइजन है जी, वो एक जाहिल आदमी किसी को मारने के लिए देता है, लेकिन एक डॉक्टर जो है वो उसको इसलिए देता है उसकी मिकदार हल्की करके ताकि आपका खून थिक से थिन हो जाए। ठीक है, यानी थिक से गाढ़े से थिन हो जाए, पतला हो जाए, ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो और आप हार्ट अटैक से बच जाए। अब वही ज़ाहिर आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। तो मौसीकी भी ऐसे ही है, मैं लोगों को समझाता हूँ कि इसका यूटिलाइज जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप किसके हाथ में आ गया है और वो इसके साथ क्या करता है। सही, ये माइक भी है ना जी। ये अगर आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये करने की बजाय इसको निकाल के मेरे सर पे मार दें, मेरा सर फाड़ दें, ये भी हो सकता है, लेकिन एक आप अच्छा काम भी कर रहे हैं जी। ठीक है, तो हर चीज़ की दुनिया में दो सूरतें हैं जी। आप कौन सी सूरत अडॉप्ट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो मौसीकी एक कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, मैं कहता हूँ रूह की ग़िज़ा तो अल्लाह का जिक्र है, लेकिन ये आपके ज़हन का सुकून ज़रूर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको ज़हनी तौर पे वक्ती तौर पे सुकून देता है अगर मौसीकी। अच्छा, मैं एक बड़ी आपको पते की बात बताता हूँ जो मैं बारहा दफ़ा अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कह चुका हूँ। एक दफ़ा एक जगह बात हो रही तो मुझे कहने लगे जी ये जो दहशत गर्दी बढ़ रही है, इसको रोकने का तरीका क्या है? मैंने कहा जितने दहशत गर्द हैं उनको मौसीकी सिखा दो। वाह वाह वाह, क्या कहने।
तो वो कहने लगी जी क्या होगा। मैंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मुझे मेरे सवाल के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, उसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो कहने लगी क्या। मैंने कहा जी मुझे एक फनकार बता दें, गुलकार बता दें जिसने मर्डर किया। आप करें, आप भी करें, सारे सर्च करें, सही है, कोई एक सिंगर जिसने को मर्डर किया हो। तहम्मुल पसंद है। मुझे तो नहीं मिला, मैंने सारी तारीफ पढ़ी है, और ना मुझे कोई बता सका है कि किसी गुलकार ने को कत्ल किया है। क्यों नहीं किया? वजह सॉफ्ट कॉर्नर। इंसान के जहन के अंदर मौसीकी सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करती है। क्या क्या? और जिसको आप कहते हैं कि लोगों के अंदर टॉलरेंस नहीं रही, मौसीकी टॉलरेंस पैदा करती। यस, आपको ब्रॉड माइंडेड बनाती है। क्यों? कि आपकी सोच इसको सुन के, नरम मौसीकी को, खूबसूरत सुरों को सुन के ज़हन खूबसूरत हो जाता है, दिमाग के दरीचे खुल जाते। क्या कहने सर, मैं माजरत के साथ एक वर्ड यूज़ करने वाला हूँ और उसी से सवाल मेरा अगला निकल रहा है। मुझे नहीं पता कि ये बात करनी भी चाहिए, लेकिन आई एम अलाउड बाय माई सेल्फ। लफ्ज़ है मेरासी, एक वर्ड यूज़ किया जाता है अक्सर औक़ात इस चीज़ के लिए जो हारमोनियम बजाते हैं, जो सिंगर्स होते हैं। हालांकि मैं भी इस चीज़ को डिनाई करता हूँ, लेकिन सर मैंने जब एक चीज़ देखी, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दूँ कि ये क्यों वर्ड यूज़ किया जा रहा है। शायद कुछ ने इस चीज़ को गलत इम्पैक्ट लोगों तक पहुँचाया और उनकी गैदरिंग्स ने गलत जो है वो तासुर लोगों तक छोड़ा, इसलिए ये वर्ड इनके साथ मुंसलिक कर दिया गया और लोगों को इसको भेज दिया गया। अब मैं अपनी बात करता हूँ। मादिल हसन साहब हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है उनका। मैं उनके साथ एक जगह चला गया, मैंने कहा मुझे शौक़ है, मुझे सीखना है। तो वो एक जगह मुझे ले गए, मैं उस जगह का नाम नहीं लेता। तो मैं उधर जाके बैठा हूँ, तो आप यकीन कीजिए सर, मुझसे 5 मिनट भी वहाँ पर नहीं बैठा गया। मुझे खौफ आया उन लोगों से। वो एक तो मैं बच्चा भी, और दूसरी बात यह कि उनकी जो गुफ्तगू थी वो मैं यहाँ पर बैठ के भी करने वाले नहीं हूँ, वैसी गुफ्तगू थी। फिर मैंने कहा वो एक अदब का काम कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, वो इतने बड़े बड़े नाम ले रहे थे अपने स्टूडेंट्स के, तो वो नाच भी सिखाते हैं, वो ये भी करते हैं। फिर मेरा दिल उचाट हुआ, मैं वहाँ से बाहर निकला। मैंने सर को कहा मैंने इससे अपना दिल निकालना नहीं है, मुझे पता है ये चीज़ अच्छी है, मुझे जितना जल्दी हो सकता है पॉजिटिव चीज़ में जो है ना ट्रांसफ़र कर दें। वो मुझे अलहमरा आर्ट काउंसिल ले गए और फिर मेरा वो अपना वो जो तासुर है वो तब्दील हुआ, वो बिल्कुल ही डाइवर्ट हो गया। लेकिन आप उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे जो इसको बाकायदा ये चीज़ समझते हैं और इसको कुछ और, जो आपने मेडिकेशन की, जो आपने चीज़ ये रूह की ग़िज़ा बताई, जो आपने बताया कि मैंने किसी को ये कहा कि तुम आधे घंटे के लिए ये सुन लिया करो तो तुम्हारा स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहता हूँ, मौसीकी जो है ये अंबिया और औलिया का शेवा है। वाह, ये इन लोगों का नहीं था। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गाते थे, ज़बूर गाते थे, तो परिंदे और भेड़ बकरियां इकट्ठे हो जाते थे, उनके करीब आके बैठ जाते थे। क्या कहने, परिंदे कंधों पे आके, सर के ऊपर आके बैठ जाते थे और सुनते थे। बड़ी बात। और आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि आपका लहन जो है, ये अब भी लोग इसकी मिसाल देते हैं। जब कोई अच्छा गाता है तो लोग कहते हैं तुम्हारा लहन तो लहन दाऊदी है। वाह वाह वाह, अच्छा ये वहाँ से निकला है। ठीक 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 ठीक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अशरी तिलावत फरमा रहे थे, तो आपने कहा अबू मूसा अशरी तेरा लहन तो लहन दाऊदी है। क्या कहने। जी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस चीज़ से वाकिफ थे। आगे आ जाएं जी। जब आप आगे आते हैं तो आपको मिलता है कि जितना बर्रसगीर और जितने मुल्कों में सूफी हैं, जहाँ जहाँ पे, चाहे तुर्की चले जाएं, चाहे ईरान चले जाएं, चाहे दिमिश्क चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ आपको मौसीकी ज़रूर मिलेगी। सही, बिल्कुल सही। दरगाहों पे आपको मौसीकी ज़रूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, कवाली की शक्ल में, नात की शक्ल में, या आप चले जाएं रूमी के दरबार पे तो वहाँ रक्स मिलता है। ये नाम सुनते ही जो है वो कैफियत आती है। वाह, ठीक है। तो वो रक्स जो है ये प्लस मौसीकी, ये आपको
शायद इसमें कोई एक बड़ा जुमला भी लोग कह दें मेरे ऊपर कुछ, कि ये आपको अल्लाह के नज़दीक ले जाता है। वाह। महवियत किसी चीज़ की जो है, चाहे मौसीकी की है चाहे रक्त की है, वो आपको अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करती है। बड़ी बात है। आपकी तवज्जो जो, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो अल्लाह की तरफ ले जाती है। सही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू जो है वो एक बड़ी खूबसूरत ज़ात है, इसका हम कोई इमेज भी नहीं बना सकते। यस। तो वो जो रख करता है, जो मौसीकी के सुरों से एक इमेज बनाने की कोशिश करता है, बनता तो नहीं है कोशिश, लेकिन कोशिश करता है। तो जब वो कोशिश करता है तो लाजमी तौर पे उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खूबसूरती पैदा होती है जो इंसानों को मुतासर करती है। वाह। इंसानों के लिए हैरान कुन होती है कि ये हम में नहीं है, इसमें है, इसमें है। अब देखे ना, हजूर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुबारका जी तशरीफ लाए, उन्होंने एनालिसिस किया, सारा एनालिसिस किया कि यहाँ क्या है। उन्होंने देखा कि यार ये अगर मौसीकी के ज़रिए मुसलमान हो जाते हैं तो इसमें बुरा क्या है, इसमें बुरा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा ही है ना। बिल्कुल सही कि ये राय हक पे आ जाएंगे। उन्होंने मौसीकी शुरू कर दी। तो उन्होंने पॉजिटिव यूज किया इसका। यस। ये वो लोग थे जो, मैं कहता हूँ ये वो लोग थे जो दुनिया के जीनियस तरीन लोग थे, जिन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या है ये क्या नहीं है, जिन्होंने ये देखा कि मैंने इसको अल्लाह की तरफ लेके जाना है, चाहे कोई भी तरीका हो। हाँ, नजरिए का फर्क है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब आप क्या सुनाएंगे? जो आप हुक्म करेंगे। आपका जो दिल कह रहा है। एक काफ़ी है जो मैंने कंपोज किया अपने वालिद साहब, माशाल्लाह, और उसका बहर भी बड़ा अजीब है। आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे वालिद साहब हैं, मैं उन्हें अपना मुर्शिद मानता हूँ, वालिद कम ही पुकारता हूँ। सही। तो उन्होंने लिखा कि हम ही ज़रा भी ना बिछड़े पल पल पल। ज़रा बहर देखिए जी। हम ही ज़रा भी ना बिछड़े पल 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 पल, नाले अज तेनू ढूंढा कल कल कल। क्या कहने, वाह वाह वाह। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि फिर सुनने में ज़रा खूब, जी जी जी, कानों को ज़रा भला लगेगा। जी। तो आप फरमा रहे हैं कि हम ही यानी अल्लाह मेरे से कभी भी जुदा नहीं रहा, वाह। इवन के एक पल के लिए भी। क्या अल्लाह मुझसे एक पल के लिए भी जुदा। लेकिन ये क्या है कि मैं आज भी उसको ढूंढ रहा हूँ और माजी में भी उसको ढूंढता रहा हूँ। इंसान नाले आज तेनू ढूंढा कल 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 कल, यानी माजी में भी ढूंढता रहा हूँ। जितने कल माजी गुजर गए हैं उनमें भी आज भी ढूंढ रहा हूँ, और जितने कल गुजर चुके हैं उन सब में भी ढूंढता रहा हूँ बहैसियत आदम। तो मैं उसकी कंपोजिशन प्लीज कोशिश किया राग पहाड़ी को। ठीक। तो आपकी मुखातब एक वली है, आप कहते हैं कि
इश्क हो बीत राती जागे सुनो ए मर्दा पाका खिलवत दे विच दिल बरवे तेला के बशरी चाहता हम जरा भी न बिछड़े पल 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 हम जरा भी न बिछड़े पल 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 हम जरा भी न बिछड़े पल पल हम जरा भी न बिछड़े पल 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 हम जरा भी न बिछड़े पल। आप कंपोजिशन पे भी तवज्जो देनी है, लिखा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन ये देखिएगा कि मैं अदा कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया, ये भी नोट कीजिएगा। हम जरा भी न बिछड़े पल 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 हम जरा भी न बिछड़े पल 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 नाले अज तेनू ढूंढा अज तेनू ढूंढा कल 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 जरा भी न पल 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 हम जरा भी न बिछड़े पल 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 नाले अज तेनू ढूंढा अज तेनू ढूंढा अज तेनू ढूंढा अज तेनू नाले अज तेनू ढूंढा कल 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 हम जरा भी न बिछड़े पल पल हम जरा भी न बिछड़े पल पल पल। आलू बनाया करन अपना आप दीदार आया बिच लहरा ठाठा मारा करन अपना आप दीदार आया बिच लहरा ठाठा मारा बिच लहरा करन अपना आप दीदार आया बिच लहरा ठाठा मारा जिद इश्क दा सीने सल 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 इश्क दा सीने सल 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 नाले अज तेनू ढूंढा अज तेनू ढूंढा कल 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 जरा भी न बिछड़े पल 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 हम जरा भी न बिछड़े पल 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 हम जरा भी न बिछड़े पल। क्या कहने, वाह वाह वाह, आपने शायरी को कंपोजिशन में ढालकर, और माशाल्लाह शायरी तो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, अब वो यूँ समझिए कि उसको एक जगह मिल गई है कहीं पर बैठने की। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर मैं चाहूँगा कि और भी सुना जाए, वक्त की आपके मुझे एहसास भी है ज़्यादा हो रहा है, लेकिन
सेकंड लास्ट बात करूंगा और लास्ट में कुछ और भी प्लीज़ सुनाइएगा। वो ये है कि सुनने वाले जो हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो रियाजत करते हैं, जो सिंगर हैं और अच्छा सिंगर बनने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपका उनके लिए क्या पैगाम है? मैं तो अर्ज़ कर सकता हूँ जी कि इनिशियल प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक सिर्फ गाना रट लेना ही गाना नहीं है। देखें, मैं अगर ये एक चीज़ गा रहा हूँ तो मुझे सुरों की डेप्थ का पता नहीं है तो मैं कैसे गाऊंगा। देखें, इनिशियल रियाजतें कुछ ये हैं आकार की। जी वावल होते हैं इंग्लिश में, इसी तरीके से मौसीकी के वावल है आकार, जिन्हें अलंकार भी कहते हैं। सही। अब देखें, मैं 2-3 मिसालें देता हूँ। ये मैं कहूँगा कम से कम 5 अलंकार ज़रूर सीखें। ठीक है। एक है दूसरा है तीसरा है चौथा है और पांचवी है हमिंग करना, नेज़ल साउंड को पावरफुल बनाना। वो है ये कम से कम 5 रियासतें जो है आप कर लेंगे तो आपके लिए गाना, सुरों के ऊपर गाना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। आप हर गाना गा सकते हैं। लेकिन अगर आप गाना सिर्फ उसका रट्टा लगाएंगे तो बस फिर गाना वही गा सकेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं गा सकेंगे, और वो भी हो सकता है कि प्रॉपर ना गा पाए। फिर इसको लेवल करने की कोशिश करें। लेवल कैसे होता है? यानी सुर को इस साउंड में इमर्ज करने की कोशिश करें। ठीक। जितना इमर्ज करेंगे उतनी आपकी आवाज़ में खूबसूरती और सॉफ्टनेस आएगी। ठीक। ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये लाजमी सीखें किसी उस्ताद से। ठीक है। फिर गाना गाएंगे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। पहली तो बात यह है कि बहुत से उस्ताद जो चीज़ बताते हैं वो कहते हैं कि आएँ मेहदी हसन की गज़ल गाएँ और घर जाएँ। ये चीज़ें बहुत कम सिखाते हैं। इसीलिए मैं ब्लैक होल के भी ये कह रहा हूँ, अपने शागिर्दों को भी यही कहता हूँ कि इनिशियल जो प्रैक्टिसेस हैं वोकल कार्ड, ये इनिशियल प्रैक्टिस, ठीक, ये ज़रूर सीखें। चाहे आपने पॉप गाना है, चाहे आपने फोक गाना है, चाहे आपने क्लासिकल गाना है, चाहे आपने गज़ल गाने है, जो भी गाना है, ये ज़रूरी है। तो ये लाजमी सीखें। इनके सीखे बगैर गाना मुकम्मल नहीं होता, ना सुरों का पता नहीं चलता। ठीक है ना। एक मालकौंस है जी और सात चंद्रकौंस है। अब उनकी नखात की फर्क से ही राग बदल जाता है। देखें, आपने भी सीखा है, बताओ। मालकौंस। अब सागा मादा नी सा नी दा मा गा मा, वही सागा मादा नी सा, सिर्फ नखात तीव्र हो गया और नखात जो है वो जरा जोरदार तरीके से लग रहा है। और ये चंद्रकौंस हो गई। सागा मादा नी सा नी दा मा गा सा नी। तो जब तक आपको ये इल्म नहीं होगा कि मालकौंस का नखात कितना लगना है और इसका कितना लगना है चंद्रकौंस का, फिर पर चाहे तीव्र हो चाहे कोमल हो, वो बनेगा नहीं। सही। उसकी डेप्थ और उसका कितनी टाइमिंग है और उसका कितना दर्जा लगना है, ये जानना। ठीक हो गया सर, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैं आप सबसे इजाज़त लेने के बाद मैं चाहूँगा कि आप मेहदी हसन साहब की जो है वो लास्ट में कोई गज़ल सुनाइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। मैं ये समझता हूँ कि एक पूरा एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से बंदा गुजरे तो फिर जाकर एक इंसान बनता है। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, सिर्फ म्यूज़िक के से रिलेटेड ही नहीं, ये नहीं बताया कि सारेगामा पता नहीं सा क्या है, ये बताया कि इंसानियत को देखते हुए, एहसास को देखते हुए इंसान कैसे बनता है। हमें सबसे पहले ख़ुद को देखना है, हमें मुआशरे को देखना है,
हमें अपनी सलाहियतों को देखना है। जब हम ये सब कुछ देख लेंगे तब हमें हमारी जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं उसका फ़ायदा है। तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारी पॉडकास्ट देखी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। प्लीज़ मेहदी हसन साहब की कोई फाइनली आपके चैनल का और आपके सारे जो स्टेक होल्डर हैं जितने भी आपके सारे टीम जो आपकी, और ख़ास तौर पर आपका बहुत ज़्यादा ममनून हो, ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जवेद साहब का माशाअल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह, और लागर्ज मोहब्बत जिसे कहते हैं ना वो करते हैं। तुम आए तो क्या सहर न हुई, तुम आए तो क्या सहर न हुई, मगर चैन से बसर ना हुई, तुम न आए क्या सहर मगर चैन से, मगर चैन से बसर ना हुई, तुम आए क्या सहर न हुई। अपनी रुसवाइयों, अपनी रुसवाइयों का ख्याल इतना, अपनी रुसवाई का ख्याल इतना, मेरी बर्बादी खबर न हुई, मेरी बर्बादी खबर न हुई, मगर चैन से बसर न हुई, तुम आए आपने कलाम है मंज़िले इश्क के, मंज़िले के थके थके
थके गालिब थके मंजिले इश्क के थके गालिब ऐसे सोए ऐसे सोए